और अब कोरोना इन पर अटैक करने जा रहा है। ये जो 5 से 15 की एज है या उससे कम या ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये कितना चेंज ला रहा है खुद में ये हमें नहीं पता। हमें नहीं पता था कि फर्स्ट वेव के बाद कोरोना खुद में कितना चेंज लाएगा, कितनी ज़्यादा स्प्रेड होगा। कैरेक्टर चेंज कर रहा है वो खुद के, नए नए म्यूटेंट बना रहा है। तो जब वो स्प्रेड कितना होगा हमें पता ही नहीं था, वहीं हमें अभी भी नहीं पता कि कितना ज़्यादा स्प्रेड होगा, कितना शक्तिशाली बन के ये लौटेगा वापस, जो हमें लगेगा ये कम हो रहा है। ठीक है, तो जब ये स्प्रेड होने जा रहा है, या तो इन बच्चों को हम क्या कर दें, जैसा कि हम जानते हैं एक वायरस कोरोना जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इसका आतंक चल रहा है। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कोरोना के बारे में, और फिर हम बात करेंगे कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर। भारत में कोरोना की पहली लहर कैसे आई, दूसरी लहर कब आई और तीसरी लहर कब आ सकती है, और किस तरीके से तीसरी लहर हमारे भविष्य के बच्चों को प्रभावित करने वाली है। आज हम सब उन्हीं बातों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या हम समय रहते पहली लहर से निपट पाएँ, क्या हम दूसरी लहर से समय रहते निपट पाते हैं, या अब भी हम क्या अच्छे कार्य कर रहे हैं जिससे हम सेकंड लहर से अच्छी तरीके से निपट पाएँ, और क्या तीसरी लहर जब आएगी या आ चुकी है, कुछ बच्चों में ये केस देखे जा रहे हैं कि बच्चों में भी अब ये तीसरी लहर आनी शुरू हो चुकी है, तो क्या हम तीसरी लहर से निपट पाएंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इन सारे सवालों के जवाब, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। शुरुआत कोरोना की कुछ इस तरीके से हुई कि जो पहली रिपोर्ट इन्फेक्शन की आई, पहली जो रिपोर्ट थी सबसे पहले भारत में आई जो रिपोर्ट, वो हमारे 3 स्टूडेंट्स थे जो कि वुहान से पढ़ के आए थे। भारत स्टूडेंट्स थे ये वुहान से पढ़ के आए और ये केरला के थे। तो केरला में गए, केरल में, और वहाँ पे पहली केस आई इन स्टूडेंट्स की जब केरल में ये पहुँचे, और ये केस आया था 30 जनवरी 2020 को, 2020 में 30 जनवरी को आए। वो 27 को थे, 3 दिन बाद उनकी रिपोर्ट आई कि भई उनको कोरोना हो गया है। जब उनका टेस्ट कराया गया पता चल गया कि भैया उन्हें कोरोना है। उसके बाद क्या होता है कि जो कोरोना है उसका हमारा नाम दिया गया SARS-CoV-2। हमने कहा ये भैया जो सार्स पहले से बीमारी चली, पहले से चलती आ रही है, ये ऐसा नहीं है, इसके वेरिएंट चेंज हो जाते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं, ये बीमारी पहले से चली आ रही है। तो ये जो SARS-CoV-2 इसका नाम दिया गया, इसको कहा गया सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से आप समझ गए होंगे कि ये सांस की प्रॉब्लम वाली बीमारी है, इसमें सांस की प्रॉब्लम होती है लोगों को। और जब SARS-CoV-2 इसका नाम दिया गया तब तक इसका नाम आपका कोविड-19 नहीं दिया गया था, कोरोना वायरस 19, जो आपको ये पता है आज के डेट में कि इसको कोविड नाम क्यों दिया गया था। कोरोना वायरस डिजीज़, और ये 19 में आया तो इसका नाम कोरोना वायरस डिजीज़ 19 रख दिया गया। अब केरल में आ चुका था। उसके बाद जो शुरुआत हुई भारत में, एक लॉकडाउन की शुरुआत हुई जिससे बाकी लोगों को कोरोना ना फैल सके। वो पहली जो लॉकडाउन थी हमारी, वो 23 मार्च को आप देख सकते हैं, जब वुहान में हमारा, वुहान से जब स्टूडेंट यहाँ आया केरला में, तो वो 30 जनवरी को आया, 30 जनवरी। और जो पहली लॉकडाउन लगी केरला में वो 23 मार्च को लगी। आप गैप दे सकते हैं, करीब 2 महीने के आसपास का इसमें टाइम है, पौने 2 महीने। अब आप इतना अंदाज़ा लगाइए, 2 महीने तक लॉकडाउन नहीं की गई तो उससे कितना वायरस ये स्प्रेड हुआ। उसके बाद क्या होता है कि 25 मार्च को पूरी कंट्री में ही पूरा लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाता है, संपूर्ण लॉकडाउन। उससे पहले एक दिन का जनता कर्फ्यू भी रखा गया था। जनता कर्फ्यू में सबने बहुत सहयोग किया, क्योंकि उस समय वायरस के लिए माना जा रहा था कि जो वायरस है वो 24 घंटे में ख़त्म हो जाता है, ऐसा मान रहे थे लोग।
और जो रिपोर्ट है WHO की वो उतनी कारगर उस समय साबित नहीं हो रही थी कि इसको कितने दिन में मारा जा सकता है। तो जो रिपोर्टें आ रही थी उसके मुताबिक लगा कि ये 24 घंटे मर जाएगा, नहीं मरा, केसें और बढ़ गई। कोरोना एक दो दिन के लिए, फिर लॉकडाउन, जैसे ही एक दिन का जनता कर्फ्यू लगा उसके 1-2 दिन खुला, फिर पता चल गया कि ये तो और स्प्रेड हो रहा है, कोरोना तो मरा ही नहीं। फिर 25 को संपूर्ण लॉकडाउन भारत में पूरे देश में एक साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगा दिया, और लगाना भी चाहिए था। लेकिन ये जो लगाना आपका ये लॉकडाउन संपूर्ण, ये लगना था आपका 30 जनवरी के पार, उसके बाद लगना था, उसमें हो गई यहाँ पे देरी, 2 महीने के करीब की देरी यहाँ पे हुई है, और उसी ने कोरोना को इतना स्प्रेड किया। लेकिन गाइडलाइंस भी इतनी ज़्यादा कारगर नहीं थी कि हम समझ सके कि ये कितना स्प्रेड होगा और उसकी स्पीड क्या है। दूसरी बात यहाँ पे क्या होती है, सितंबर 2020 में, 2020 में सितंबर में जब इसके केसेस थे वो 90,000 के कुछ थे, क्योंकि ये कम होने लगा था और हमें लगा कि अब ये धीरे धीरे पीक से वापस जाना शुरू हो रहा है, पीक से वापस जाना शुरू हो रहा है। अब ये स्लो डाउन होता जा रहा है, और जनवरी अगर 2021 की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पे 15,000 केस कुछ पर डे के हिसाब से आने लगे थे, पर डे 15,000। और यहाँ पे सबको लगा कि अब कोरोना कुछ दिनों में ही ख़त्म है। ये थी सेकंड वेव की शुरुआत। जैसे ही हमने समझा कि ये कोरोना अब हो रहा है ख़त्म, वहीं पे सेकंड वेव की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन हमें पता नहीं था। हमने कुछ गलतियां करी वहाँ पे, कुछ गलतियों की वजह से आज सेकंड वेव इतनी प्रचंड रूप में वापस बैक होके आई। सेकंड वेव की शुरुआत कैसे हुई? क्या होता है कि जब 15,000 केस आने लगे तो हमें लगा अब कोरोना डाउन चला गया, अब कोरोना ख़त्म। तो जो हमारे पास वैक्सीन थी वो हमने थोड़ी एक्सपोर्ट कर दी, और जैसे ही हमने एक्सपोर्ट की, हमें नहीं पता था कि क्या होने वाला है, और यहाँ पे क्या होता है, सेकंड वेव की शुरुआत हो जाती है। ये होती है मार्च और अप्रैल के बीच में, मार्च और अप्रैल के बीच में, अप्रैल के स्टार्टिंग को ले सकते हैं हम, कि यहाँ पे क्या होता है कि जो केसेस हैं वो एकदम से ग्राफ को ऊंचा ले जाना शुरू करते हैं। जो जनवरी में केस हमारे सिर्फ 15,000 हुआ करते थे एक दिन में, वो हमारे बढ़ते बढ़ते 30 अप्रैल को एक दिन में पहली बार पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा केस जो 24 घंटे में आए वो थे 4 लाख, जिसको हमने क्रॉस कर दिया। 4 लाख केस एक दिन में आने वाला भारत पहला देश बन गया जहाँ पे 24 घंटे में 4 लाख केस आए, और ये हाईएस्ट था एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, क्योंकि वैक्सीन कम थी और जो स्प्रेड था कोरोना का वो एकदम से बहुत ज़्यादा फैल गया। इंडिया में वैक्सीन एक प्रोग्राम चलाया गया संडे 11 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया हमने। और देखिए शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी टीका उत्सव की, लेकिन होता क्या है कि जब वैक्सीन की कमी है, किल्लत है, दिक्कत है, तो वैक्सीन कैसे लगाई जाएगी? वैक्सीन हमारे पास थे नहीं, इतनी मात्रा नहीं थी वैक्सीन को कि बहुत सारे लोगों को वैक्सीन एक साथ लगाई जा सके। तो टीका उत्सव कैसा? टीका उत्सव हो गया फेल। आज की डेट में टीका ज़्यादातर जगहों पर ना के बराबर लग रहा है तो बहुत कम, ठीक है। जो अगर मैं कहता हूँ कि प्रॉपर 2 वैक्सीन लगी है लोगों को, वो हमारे भारत में 2 से 3% के बीच में आती है, बस 2 से 3% को प्रॉपर 2 वैक्सीन लग चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो वैक्सीन है जिसको हमने कहा कि हमने वैक्सीन बना दी, एक्चुअली में क्या था, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसने एक वैक्सीन बना ली थी जिसका नाम था एस्ट्राजेनेका। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बना ली। जैसे ही ऑक्सफोर्ड ने बनाया, हमने कहा भैया हमें भी दे दो। हमने खुद नहीं बनाया, हमने कहा हमें भी वैक्सीन चाहिए, दे दो। तो फिर हमारे इंडिया को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, जिसने एस्ट्राजेनेका बनाया, उसने लाइसेंस दे दिया, कच्चा मटेरियल दे दिया कि वैक्सीन तुम बना लो, ये लो जी। उसने
सब कुछ हमें दिया, मटेरियल दिया और हमें फॉर्मूला दिया कि आप वैक्सीन बना लो, और उसके बदले जो भी उसका बेनिफिट या कुछ रहा होगा उसने लिया होगा, जिसका नाम हमने दे दिया कोविशील्ड। एक्चुअली मैं एस्ट्राजेनेका कहूँ या कोविशील्ड, बात सेम है। क्यों? क्योंकि कोविशील्ड हमने बनाई है, लेकिन है कौन सी दवाई वो? एस्ट्राजेनेका, बस नाम उसका चेंज कर दिया है वो सेम। जिसको किसने बनाया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। उसने हमें लाइसेंस दिया इंडिया को कि आप भी वैक्सीन बनाओ, और उसने इंडिया को ही नहीं बहुत सारे देशों को ये लाइसेंस दिया, आप भी ये वैक्सीन बनाइए। 15 मई 2021 की बात करूं तो यहाँ तक करीब 18 करोड़ 12 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 1000-2000 ज़्यादा हो सकते हैं। 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 2 वैक्सीन लगी है, कुछ ऐसे हैं जिनको सिंगल डोज लगा है। ज़्यादातर को सिंगल डोज लगा है और कुछ लोगों को ही सेकेंड डोज भी लग पाई है। तो ये था हमारा सेकेंड वेव कैसे आया और कैसे इतना हावी हो गया। गलतियाँ इसकी ये थी, कुछ ऐसे फंक्शन किए गए जिसकी वजह से सेकेंड जो 15,000 केस मार्च में आने शुरू हुए थे, जनवरी में सॉरी, जो 15,000 केस जनवरी में आने शुरू हुए थे वो एकदम से बहुत ऊंचाई पे चले गए। देखिए कोरोना ने खुद को चेंज कैसे किया, एक सिस्टम समझ लीजिए। सबसे पहले मैं देखता हूँ ये कोरोना है, इसने 8 लोगों को इन्फेक्टेड किया है, 8 लोगों में इन्फेक्शन फैला दिया। अब क्या होता है कि जब 8 लोगों में ये इन्फेक्शन फैला रहा है तो जिसमें 4 लोग हैं, 4 लोग, आधे लोग हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, अभी ज़्यादा हो जाएंगे, 4 लोग कहते हैं भैया हम ओके रिपोर्ट हैं, क्यों? हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, कोरोना हमारे तक आया हमें पता भी नहीं चला और हम कोरोना से ठीक हो गए। इसमें 3 लोग ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल ले गया गया, उनका इलाज किया गया और उनको भी ठीक कर दिया गया। 8 में से 7 लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन एक की हो जाती है डेथ। एक की लेकिन क्या हो जाती है? डेथ। एक जो पर्सन है यहाँ पे उसकी हो जाती है डेथ, और उसको भी सैनिटाइज करके अच्छे से उसका दाह संस्कार या जो भी है कर दिया जाता है, कोरोना और ना फैले। लेकिन कोरोना क्या है? एक वायरस है, बहुत जगहों पर ये पहले से स्प्रेड हो चुका था। वायरस का कैरेक्टर क्या कहता है कि जब तक वो लिविंग थिंग से एनर्जी नहीं लेता, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, उसको लिविंग एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, वो खुद को चेंज नहीं कर सकता। तो उसको जैसे ही एनवायरनमेंट मिला, कहीं पे सैनिटाइज नहीं था या कहीं पे वायरस पड़ा हुआ था, हमने हर जगह सैनिटाइज नहीं किया, तो वो वायरस फिर से लिविंग बन गया। ये लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है। अभी ये यहाँ पे हवा में, ये नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा, श्वास से किसी के अंदर जाएगा, वो लिविंग बन जाएगा। तो वायरस जिस जगह पर बैठा हुआ था या जहाँ से उसको ख़त्म नहीं किया गया था, या कुछ गलतियों से कुछ लोगों में ये बच गया था जिनको लगा कि वो ठीक हो गए पर वो आगे चल के दिक्कत हो गई, यहाँ से क्या होता है, कोरोना सर्वाइव करना शुरू करता है। कोरोना के अंदर भी चेंज आता है। हर वो चीज़ खुद में चेंज लाती है जो जीना चाहती है, जो लिविंग बनना चाहती है। वायरस भी लिविंग बनना चाहता है, क्यों? हवा में है, नॉन लिविंग। बॉडी के अंदर क्यों जाना चाहता है? वो लिविंग बनना चाहता है, लेकिन वो लिविंग नहीं है। वो जब बॉडी के अंदर जाएगा तो लिविंग बनना चाह रहा है, उसके अंदर कैरेक्टर आ रहे हैं। तो ये वायरस धीरे धीरे खुद में चेंज कर रहा है, और ये वायरस यहाँ पे क्या करता है, पहले इसने 8 लोगों को इन्फेक्ट किया था जिसमें एक की डेथ हुई थी। यहाँ पे इसने करीब 16-17 लोगों को इफेक्ट कर दिया। पहले उसने उन लोगों को अटैक करा जो 48 या 45 एज प्लस थे, ओल्ड एज के थे, हमारे दादा दादी थे, बूढ़े लोग थे, उन पे अटैक करा क्योंकि उनकी इम्यून शक्ति बहुत ही कम होती है, बूढ़े लोग। अब धीरे धीरे कोरोना इम्प्रूवमेंट ला रहा है, खुद में चेंज ला रहा है। हम भी चेंज लाते हैं खुद में, ऐसा नहीं है, कोरोना ला रहा है तो हम भी ला रहे हैं। लेकिन इस वायरस ने खुद में चेंज लाया, नए नए म्यूटेंट बनाने शुरू करें, और इसने 18+ वाले को अटैक करना शुरू कर दिया, जो दूसरी वेव बन गई हमारी। इसने खुद को चेंज किया और दूसरी वेव बन गई 18+, जिसमें इसने कई लोगों को मारना शुरू कर दिया। जो वो एक डेथ थी, यहाँ पे करीब 4 से 5 डेथ हो गई।
इसमें भी बहुत लोग सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन इसमें डेथ रेट थोड़ी बढ़ गई पहले से, क्योंकि इन्फेक्शन फैल गया तो डेथ रेट फैल गया। क्योंकि यहाँ इन्फेक्शन कम था, डेथ रेट कम थी। यहाँ इन्फेक्शन इतना ज़्यादा था, डेथ रेट बढ़ गई, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था। अब ये जो कोरोना है, अभी सेकेंड वेव चल रही है, धीरे धीरे स्लो डाउन जा रही है, लेकिन जो हमने गलती करी थी मार्च में 15,000 देखकर कि अब कोरोना गया और एकदम से 4 लाख केस तक आ गए थे एक दिन में, जो 30 अप्रैल को आया, वही आगे ना हो जाए। लेकिन एडल्ट जो होते हैं ना, वो थोड़े समझदार होते हैं, थोड़ी सावधानी बरत लेते हैं, बूढ़े लोग भी बरत लेते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उनको। पर ये जो अब कोरोना जा रहा है अटैक करने, वो जा रहा है बच्चों पे, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों पे अटैक करने जा रहा है। क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे मासूम बच्चे, हमारे देश का भविष्य, देश का भविष्य ये भी है। पर इन्होंने बहुत ने अपनी जान बचाई भी है, कुछ ने जान गंवाई है। पर जो बच्चे होते हैं वही तो हमारे देश का भविष्य, ये बच्चे आगे चल के भविष्य बनेंगे हमारे देश का। और अब कोरोना इन पर अटैक करने जा रहा है। ये जो 5 से 15 की एज है, या उससे कम या ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये कितना चेंज ला रहा है खुद में, ये हमें नहीं पता। हमें नहीं पता था कि फर्स्ट वेव के बाद कोरोना खुद में कितना चेंज लाएगा, कितनी ज़्यादा स्प्रेड होगा। कैरेक्टर चेंज कर रहा है वो खुद के, नए नए म्यूटेंट बना रहा है। तो जब वो स्प्रेड कितना होगा हमें पता ही नहीं था, वहीं हमें अभी भी नहीं पता कि ये कितना ज़्यादा स्प्रेड होगा, कितना शक्तिशाली बन के ये लौटेगा वापस। जो हमें लगेगा ये कम हो रहा है, ठीक है। तो जब ये स्प्रेड होने जा रहा है, या तो इन बच्चों को हम क्या कर दें, अभी से आइसोलेट कर दें, अभी से बच्चों को वैक्सीनेट कर दें। कनाडा ने वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया बच्चों, कनाडा कर रहा है वैक्सीनेट, हम भी कर सकते हैं। अगर इन बच्चों को वैक्सीनेट कर देंगे तो सिर्फ बच्चे ही सुरक्षित नहीं होंगे, इनसे बड़े भी सुरक्षित होंगे। कैसे, वो मैं समझाता हूँ आपको। देखिए क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए पेरेंट्स बहुत कुछ करते हैं। पेरेंट्स अपने लिए कुछ नहीं करते, वो बच्चों के लिए करते हैं। तो जब एक बच्चा इन्फेक्टेड होता है, पेरेंट्स फिर भी उसके आसपास रहेंगे, उसकी केयर करने के लिए, उसकी परवाह करने के लिए। पेरेंट्स होते ही इतने अच्छे हैं, उन्हें अपनी परवाह नहीं, उन्हें बच्चों की परवाह है। अब वो अकेले तो उन बच्चों को छोड़ नहीं देंगे, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो बच्चों के आसपास रहेंगे। अगर बच्चे को कोरोना हुआ तो वो अपनी परवाह नहीं करेंगे, वो बच्चे की परवाह करेंगे, और फिर उनको भी कोरोना होने का खतरा रहेगा। क्योंकि कोरोना ने खुद को इम्प्रूव कर लिया है, तो बड़ों पे ज़्यादा ही अटैक कर देगा, बच्चों को करेगा, साथ में बड़ों को भी अटैक कर देगा। और वही हमें समझना है। जब ये बड़ों को हो रहा था तो वो खुद को आइसोलेट कर ले रहे थे कई दिनों तक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जो 18+ को हुआ, बड़े एडल्ट्स को हुआ, उन्होंने कहा हम आइसोलेट कर लेंगे, हम सारी चीज़ कर लेंगे। लेकिन जब बच्चों को होगा ना, तो ये बड़े भोले होते हैं, इन्हें नहीं पता कुछ, ये तो मासूम है बेचारे। ये भोले बच्चे, और पेरेंट्स उससे भी भोले, क्योंकि वो अपने मोह में रहते बच्चों के, वो बच्चों को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे पेरेंट्स। अब यहाँ पे खतरा सिर्फ बच्चों को भी नहीं है, उनके पेरेंट्स को भी है, ये हमें समझना होगा। कोरोना खुद में चेंज ला रहा है, बहुत ज़्यादा ला रहा है। या तो बच्चों को अभी से आइसोलेट कर दो, वैक्सीनेट कर दो, सैनिटाइजेशन, हर चीज़ कर दो प्रॉपर। क्योंकि अगर बच्चों को ये फैलेगा तो ये बड़ों को भी फैलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं जितने बच्चों को, उनके पेरेंट्स को भी फैलेगा। अब यहाँ पे समझना क्या है, बहुत अगर मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दूँ कि ये कोरोना कैसे स्प्रेड हो रहा है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूँ तो एक मॉस्क्यूटो का एग्जांपल मैं इससे निकाल सकता हूँ। आपने मच्छरों को देखा होगा, पहले मच्छर आते थे, तो मैं आपको समझाता हूँ, बोर्ड पे समझाता हूँ, ज़्यादा आपको समझ आएगा। देखिए मॉस्क्यूटो क्या है, लेट सपोज मान लेते हैं ये एक मॉस्क्यूटो है, और ये एक साथ में सैकड़ों अंडे देता है, सैकड़ों अंडे देता है। और एक घर है, ये प्यारा सा घर है, ये घर नहीं लग रहा है, हाँ अब ये प्यारा सा घर लग रहा है। बचपन से ही घर बनाते आ रहे हैं हम, घर में सुधार नहीं हुई हमारे। क्या है कि एक मॉस्क्यूटो है, ये मॉस्क्यूटो क्या करता है, एक साथ में हजारों सैकड़ों बच्चे देता है, सैकड़ों अंडे देता है।
अब एक घर के अंदर वो मच्छर जा रहा है, तो घर के अंदर मान लीजिए 100 मच्छर जाते हैं, 100 मच्छर जाते हैं, जिसमें से आपके हम क्या करते हैं, फिर मच्छर को कुछ को हाथ से मार देते हैं, कुछ को पकड़ पकड़ के पीटते हैं, कुछ खुद मर जाते हैं। मान लीजिए इसमें से 50 बचते हैं सारी चीज़ होने के बाद, लेकिन 50 बच गए। अब भैया हमने क्या करा, हम ऑल आउट लेकर आए या कुछ मच्छर मारने की दवा लेकर आए, मॉर्टीन, नए नए मार्केट में आजकल आते रहते हैं, हम मॉर्टीन लेकर आए या ऑल आउट लेकर आए, मॉर्टीन लेकर आए, ऑल आउट लेकर आए। ऑल आउट ने इन मच्छरों को मारना शुरू करा, लेकिन कुछ मच्छर कहीं बेड के नीचे या कहीं पे छिप गए, कुछ थे जो भगौड़े मैदान में आए नहीं, हमारे ऑल आउट से लड़े नहीं, कोने में छिप गए, वेट करते रहे कब ऑल आउट बंद करेगा मैं फिर बाहर आ जाऊंगा। लेकिन इसमें से मान लीजिए 10 या 5 बच जाते हैं, 5 मच्छर बच गए। 5 मच्छर ने क्या करा, उस एनवायरनमेंट में खुद को सरवाइव कर लिया। हर चीज़ खुद को हर चीज़ खुद को जिस एनवायरनमेंट में वो रहती है उस एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करने की कोशिश करती है खुद को। हर चीज़ खुद को एनवायरनमेंट के अनुसार अडॉप्ट करती है। यहाँ पे भी क्या होता है, ये जो मच्छर है, 5 मच्छर बचे हैं, इन 5 मच्छरों ने क्या किया, फिर से हज़ारों अंडे देती हैं। अब जब ये 1000 अंडे वाले नए मच्छर आएंगे, क्या ये इस ऑल आउट से मरेंगे? चांस ही नहीं है, ना, बिल्कुल ना जी, ना जी, ना जी, ना ना ना। इनके लिए मुझे नया बनाना पड़ा, ऑल आउट प्लस, फिर ऑल आउट प्लस से फिर कुछ मच्छर बच गए, ऑल आउट एडवांस, फिर कुछ मच्छर बन गए, ऑल आउट अल्ट्रा एडवांस, ऑल आउट हाथी एडवांस, पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से जो कुछ बच जा रहे हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में सरवाइव कर रहे हैं और नेक्स्ट जनरेशन में वो नई अपनी संख्या बढ़ा ले रहे हैं। हमें क्या करना है, इनकी जो चेन है ना, ये इसी को ब्रेक डाउन कर देनी है। अभी जो थर्ड वेव आ रहा है उसे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है वैसे। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन अभी पहले से पड़ा हुआ है, बेनिफिट है ये, लॉकडाउन पहले से है और सभी लोग अपने घरों में हैं। तो जो ये थर्ड वेव आएगी ये बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, ध्यान से सुनिए। क्यों? जब तक लॉकडाउन है बच्चे बाहर निकलेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, अपने फ्रेंड से मिलेंगे नहीं, और जब तक वो बाहर जाएंगे नहीं, एनवायरनमेंट में घुलेंगे नहीं, उन्हें कोरोना होने के चांसेस बहुत कम हैं। क्यों? क्योंकि वो घर में हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं। अपने बच्चों को घर में रखिए, आइसोलेट कीजिए, अगर हो सके तो उनका ध्यान रखिए, उनको खाने की प्रोटीन पौष्टिक चीज़ें दीजिए ताकि उनका अच्छा विकास हो सके। और अगर कोरोना उन पर अटैक भी करता है तो पहले से तैयार हैं। तो ये हमें बातों को ध्यान में रखना है। और आज जो मैंने आपको समझाया, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया हो। कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर समझ में आई होगी। तीसरी लहर कितनी कारगर होने वाली वो भी आपको समझ में आ गई। कोरोना कैसे अटैक करता है वो भी समझ में आ गया। मच्छर का एग्जाम्पल लेके मैंने समझाया, वो भी समझ में आ गया होगा। अब मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भेजिए, जिन जिन लोगों को आप जानते हैं, आप चाहते हैं उनकी सुरक्षा हो, उनके घर में बच्चे हैं, आप उन तक इन वीडियो को पहुँचाइए। मैं चाहता हूँ हर उस व्यक्ति तक इस वीडियो को आप पहुँचा दीजिए ताकि वो अभी से अपने बच्चों की सुरक्षा जिम्मेदारी समझ ले और अभी से वो अपने बच्चों की खान पान पर ध्यान दें, उनको सैनिटाइजेशन पर ध्यान दें, बाहर निकलने से रोकें और घर में रहें, कुछ दिन सुरक्षित रहें। और उम्मीद यही है कि थर्ड लहर भी चली जाएगी और फिर से हमारे बच्चे स्कूल जा सकेंगे, पढ़ सकेंगे, खेल सकेंगे, कूद सकेंगे और फिर से वही भारत हमारा पहले जैसा हो जाएगा, जो पहले हमारा हंसता खेलता कूदता भारत था, फिर से वैसा बन जाएगा। दोस्तों, हमें कोरोना से भी बचना है और अंधविश्वास से भी बचना है। हमारे आसपास बहुत सारे अंधविश्वास भी लोग फैला रहे हैं, गोमूत्र पियो, कीचड़ में नहाओ, धुआं करो। तो उन अंधविश्वासों से भी बचना है आपको और कोरोना से भी बचना है। ध्यान रखिए,
घर पे नुस्खों को मत आजमाइए, हॉस्पिटल जाइए, इलाज करवाइए और स्वस्थ रहिए। तो अंधविश्वासों से भी ज़रूर बचिए। धन्यवाद।